अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चांद मेरे साथ आज मौजूद हैं। हमारे मुआशी और फाइनेंशियल एक्सपर्ट और रिपोर्टर और तजज़ियाकार सैयद मेहताब हैदर। हम आज मईशत से इसलिए आगाज़ कर रहे हैं क्योंकि आपकी जेब में पैसा हो, चाहे वो आपकी जेब है या मुल्क या कौम की, तो फिर आप सियासत भी करते हैं और फिर आप अदालत में कानून और आइन भी खेलते हैं। मगर जब मुल्क की माशी सूरत हाल ऐसी ना हो कि जिसमें आप इन लग्जरीज़ के मतहमल हो सकते हैं, तो फिर सबसे पहले तवज्जो भी मईशत को देनी चाहिए। से मेहताब हैदर साहब, हम ये क्या सुन रहे हैं, और ख़ास तौर पे मैं प्रोग्राम का आगाज़ जो है वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब की एक बयान से करना चाहूँगा। पहले सुनते हैं, फिर उसको आगे लेके चलते हैं। हमारी टीम, मैं, हम सब लगे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑन टॉप, ही इज डूइंग इज लेवल बेस्ट। तो इंशाल्लाह मेरा ये भी ईमान है कि हमने इससे निकलना। और पाकिस्तान जैसे 1999 में बदतरीन पाबंदियां लगाई गई जब हमने धमाके किए, उसी रात प्रोग्राम भी सस्पेंड हो गया IMF का, तो हम निकल आए अल्लाह के फजल करम से। बाय जून 1999 एवरीथिंग वाज बिजनेस एज यूजुअल। आपको याद होगा कि जनवरी फरवरी में 8 महीने के बाद करीबन प्रोग्राम रिवाइव हुआ था हमारा। मेहताब साहब, डॉक्टर साहब तो कहते हैं कि 1999 में भी हम IMF के प्रोग्राम से निकल आए थे और हम बड़ी, तो अब वो क्या चाह रहे हैं कि अब भी कोई उम्मीद नहीं है IMF से डील होने की? इसका क्या मतलब है? डॉक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? देखें, बुनियादी तौर पे अभी लास्ट वीक सैटरडे को प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है IMF की MD को, और 1 घंटा तक जो है वो गुफ्तगू रही है टेलीफोन पे। और हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हम जो है वो IMF के साथ एग्रीमेंट करें। 30 जून को IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। मैं और आप जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो आज तकरीबन 1 महीना जो है वो बाकी रह गया है। आज 30 मई है, तो 9वां रिव्यू पिछले 7 महीने हो गए कंप्लीट नहीं हुआ। ये 3 नवंबर से ड्यू हुआ था। तो बुनियादी तौर पे एक चीज़ में तब्दीली आई है प्राइम मिनिस्टर की इस गुफ्तगू के बाद, कि IMF ने जो उनके पाकिस्तान के चीफ हैं IMF के, नेटन पोर्टर, उन्होंने एक बयान जारी किया है। उस बयान में कोई तब्दीली नहीं है। वो अभी भी कहते हैं कि पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मैनेज करनी पड़ेगी। ये आज से 3 महीने पहले भी वो यही बात कर रहे थे। एक जो तब्दीली आई है वो ये है कि डार साहब पहले बजट के नंबर्स देने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि आप पहले 9वां रिव्यू कंप्लीट करें, तब हम बजट के नंबर्स आपके साथ पे शेयर करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की इस गुफ्तगू के बाद एक लास्ट डिच एफर्ट के तौर पे हम कोशिश करके आज हमने अपने नंबर्स को रिवाइज करना है, आउटगोइंग फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स भी और नेक्स्ट बजट के नंबर्स भी। ये आज रात को मीटिंग होगी या कल मीटिंग होगी, और उसमें हम नंबर्स जो है वो उनके साथ शेयर कर लेंगे। फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकेगी। बुनियादी तौर पे IMF और पाकिस्तान को फिर उन पे एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो शायद अब तरीकाकार ये हो कि 9वां और 10वां जायज़ा कंबाइंड कर दिया जाए, क्योंकि अगर IMF के बोर्ड में ये चीज़ें नहीं गई तो 30 जून तक अगर ये प्रोग्राम इसी तरह लिंगर राउंड रहा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये बजट जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट नहीं बल्कि IMF मंजूर करेगी। बुनियादी तौर पे इस बजट के जो सेलिएंट फीचर्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो IMF के साथ एग्रीमेंट के बाद ही तय होंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी जो बजट मेकिंग का प्रोसेस है, अभी हम थोड़ा सा लोगों को रिलीफ देने की बात कर रहे थे, लेकिन ये जो IMF ने कहा है कि आप इस साल का रिवाइज बजट और अगले साल के नंबर्स भी शेयर करें, तो इनमें कुछ बुनियादी तब्दीलियां करके तो ये नंबर्स जो है IMF के साथ शेयर किया जाएगा। IMF की प्रोजेक्शन ये है कि आपका डेफिसिट बढ़ रहा है, उसको कम करें, सब्सिडीज को कम करें, रिलीफ की बातें कम हो जाएंगी अगर IMF को ऑन बोर्ड लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मईशत भी इस टाइम डोल आउट करने को अफोर्ड नहीं कर सकती। हमें एक डेलिकेट किस्म का बैलेंस जो है वो स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्शन बजट नहीं बल्कि कोई सिलेक्शन बजट होगा। अगर IMF का प्रोग्राम रिवाइव करना है तो फिर मैं आपको कह सकता हूँ कि एक बड़ी यानी डेलिकेट किस्म की बैलेंसिंग जो है वो हुकूमत को करनी पड़ेगी। तो आम आदमी को आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बजट में क्या होगा? मैं आपको एक बात बता दूं, अगर पाकिस्तान में हम बहुत इंसेंटिव्स भी दे दें, अगले साल इन्फ्लेशन ने कम नहीं होना, यानी महंगाई ने कम नहीं होना। अगले साल का जो हुकूमत टारगेट रख रही है वो 21% है। तो इसका मतलब ये है,
और ग्रोथ का जो टारगेट है वो मैं आपके सामने 3.5 है, 3.4 है इस टाइम। और अभी आजकल डिस्कशन प्लानिंग में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये है कि इस टारगेट को 4% तक बढ़ा दिया जाए। तो इसका मतलब ये है, पिछले साल की मैं आपको बता दूं, ये जो फाइनेंशियल ईयर गुजर रहा है इसमें टारगेट था 5%। ग्रोथ जो अचीव हुई है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में आप देखेंगे कि आएगी बजट से एक दिन पहले, वो है 0.29%। और आपकी इन्फ्लेशन जो होगी वो 30% से ज़्यादा। तो लो ग्रोथ हायर इन्फ्लेशन, इसका मतलब क्या है कि गुर्बत में इजाफा और महंगाई में इजाफा, उसमें बेरोजगारी में इजाफा। ये जो 0.29% का भी नंबर है, ये कंट्रोवर्शियल नंबर है। इसके ऊपर भी सवालात हैं, चूंकि जब ये वर्किंग पेपर पेश होता है, एक नेशनल अकाउंट्स की मीटिंग होती है, वो 4 दफ़ा मीटिंग को पोस्टपोन किया गया। चौथी दफ़ा जब उसका टाइम 3 दफ़ा चेंज हुआ और वो मीटिंग अल्टीमेटली लास्ट वीक में हुई, तो उसमें जो वर्किंग पेपर पेश नहीं किया जा सका, क्योंकि सुनने में ये आ रहा था कि ये वर्किंग पेपर में वो ग्रोथ नेगेटिव थी। लेकिन वो उसको नंबर्स को चेंज किया गया और 0.29%। और 0.29% पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ 3% के लगभग है, इसका मतलब ये है कि लोगों की पर कैपिटा इनकम में भी कमी हुई है, फीकस आमदनी में भी, और उनकी जिंदगियों के अंदर भी बेहतरी के बजाय तनज़ली का जो है उनकी जिंदगी शिकार है। तो इन सारी सूरत हाल के बावजूद भी IMF के हवाले से पुरुमीद हैं कि ये जो बोर्ड मीटिंग का बड़ा चर्चा है कि बोर्ड मीटिंग नहीं हो रही IMF की, तो ये हमारे अगले 30 जून से पहले बोर्ड मीटिंग हो जाएगी। और 30 जून की डेडलाइन ये क्या? 30 जून की डेडलाइन ये है कि IMF के प्रोग्राम का पीरियड ख़त्म हो रहा है। हम जब, आपको पता है कि एक हमने एक्सटेंशन मांगी थी, उस एक्सटेंशन में 30 जून तक का टाइम था। बोर्ड की मीटिंग से पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा तो उसके बाद बोर्ड मीटिंग का मरहला आएगा। तो पहला जो है वो मरहला ये है कि हम 9वें और 10वें जायजे के लिए IMF के साथ एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करें। और अगर हमने बजट के नंबर शेयर करने हैं और 10वें जायजे को भी कंबाइंड करना है, तो फिर IMF की मर्जी के मुताबिक ही बजट बनेगा। बहरहाल अगर IMF की मर्जी के मुताबिक बजट बनेगा तो आप इसको इलेक्शन बजट नहीं कहेंगे? बड़ी मुश्किल होगी डार साहब के लिए कि वो किस तरह से, एक तरफ तो उन्होंने अपने इलेक्टोरेट्स को जो है वो करना पड़ेगा और दूसरी तरफ IMF को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या IMF के सामने कुछ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल भी है जिसकी वजह से आपके ख्याल में वो हिचकिचा रहे हैं किसी किस्म के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से? क्या कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी हैं? क्या लग रहा है? जो IMF का जो स्टेटमेंट है ना जी, वो भी मैं समझता हूँ आपके सामने मैं रख दूँ तो ताकि कॉन्टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। उन्होंने क्लैरिफाई तो किया है कि हमारा कोई उससे, देखिए वो कहते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वो देखते हैं, लेकिन जब अनसर्टेनिटी होगी तो अनसर्टेनिटी ऑफ कोर्स उनके जो जितना प्रोग्राम है उसको इम्पैक्ट करती है। लेकिन IMF खुल के इसका इजहार नहीं करता। वो ये अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं कि हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं पाकिस्तान में और ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वी टेक नोट ऑफ रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इसका उन्होंने जो है, जो नेटन पॉटर की स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ इतनी जो है वो बात की गई। ठीक है, लेकिन वो साथ ही कहते हैं वी डू नॉट कमेंट ऑन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करते। देखिए बुनियादी तौर पे एक तरफ तो ये मसला है, दूसरी तरफ 2-3 और भी मसाइल है। सबसे बड़ा मसला चाइना और अमेरिका के दरमियान है। उनकी जो है वो आपस की जो है उसकी वजह से पाकिस्तान सैंडविच बना हुआ है। लेकिन हमें दूसरों को ब्लेम करने के साथ साथ अपने आप को भी ब्लेम करना चाहिए। और अपने आप को ब्लेम क्या करना चाहिए कि हम इस इकॉनमी को इस जगह पे लेकर क्यों गए हैं। हम अपना घर तो ऐसे नहीं चलाते। और हमसे मुराद हुकूमत, अशराफिया, इस मुल्क के जो करता धरता है वो सारे लोग। ठीक है, अब 1 महीने के अंदर आर या पार होना है, और अगर पार ना हुआ तो क्या होगा? IMF से डील ना हुई तो क्या होगा? देखिए उसके बाद बायस हमारे पास ऑप्शंस कम रह जाएंगी। हम इंपोर्ट्स को पहले ही कर्टेल किया हुआ है, इसको मज़ीद कर्टेल करना पड़ेगा। पाकिस्तान में फूड की शॉर्टेजेस हो सकती हैं, पाकिस्तान में बिजली का क्राइसिस हो सकता है, चूँकि पाकिस्तान में पेट्रोल का क्राइसिस हो सकता है, क्योंकि आप ये चीज़ें मेजर हैं जो इम्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हम इंपोर्ट करते हैं तो अभी आप देखें ना, असल में हम गलत जो है वो किस्म की तवक्को, रशिया का तेल आ रहा है, लेकिन अगर हम उससे तवक्को रखें कि उसके नतीजे में प्राइसेस कम होनी शुरू हो जाएंगी, तो प्राइसेस कम नहीं होंगी, क्योंकि उसका शेयर अभी बड़ा पीनट्स है। जब उसका शेयर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली उसमें कमी आएगी। लेकिन अभी मैं नहीं कह सकता
कि उससे के नतीजे में कोई कमी आएगी पेट्रोलियम तो प्राइस। ये आप बता रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो सकता है। देखें, पाकिस्तान जैसे मुल्क का डिफ़ॉल्ट का ख़तरा से पहले ये ख़तरात मौजूद हैं कि हम अपनी इंपोर्ट्स को मज़ीद करटेल करें और उसको मैनेज करने की कोशिश करें अपनी एक्सपोर्ट्स के ज़रिए और अपनी रेमिटेंसेस के ज़रिए। तो ये तरीका ये है कि मुल्क को बंद करना पड़ेगा फिर। और मुल्क को बंद करने का मतलब तो फिर वही है ना जो हम कहना नहीं चाह रहे। नहीं, देखिए, बुनियादी तौर पे आप अगर इस टाइम मुल्क को बंद करने के बाद भी एक सिचुएशन आएगी ना, अगर मुल्क को बंद करेंगे हम, अगर बिजली नहीं होगी, पेट्रोल नहीं होगा, तो हम अपने एक्सपोर्ट किस तरह से फिर करेंगे? तो ये एक विशियस साइकिल है। इससे निकलने का तरीका यही है कि हम अपने जो इंपोर्ट्स के ऊपर हमारी रिलायंस है ना जी, इसको कम करना चाहिए हमें। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि इमीडिएटली इलेक्शंस हो जाएं और नई हुकूमत आ जाए, तो अगर नई हुकूमत कोई आ भी जाती है तो क्या उस कितने जल्दी वो मामलात को संभाल पाएगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस टाइम किसी की भी हुकूमत आ जाए, कम से कम 1 से 3 साल का पीरियड चाहिए पाकिस्तान को की इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए। और ये जो कफ़ायत शारी मुहिम का चर्चा चला था, उसको कफ़ायत शारी मुहिम के ऊपर कोई हुकूमत ने पेशरफ रिपोर्ट दी है, लोगों को बताया है कितनी बचत हुई है, किस इदारे ने क्या किया है? कोई रिपोर्ट कुछ भी नहीं है। 2-3 मीटिंग्स इसकी डॉक्टर साहब ने ली ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही मेयर में इस्लामाबाद में बैठ के जिसको आप देख सकते हैं, आप सरकारी गाड़ियों को देख लें, सरकारी गाड़ियों में कौन सी वो कमी आई है? मिनिस्टर्स ने बड़ी गाड़ियों के बजाय छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करनी शुरू कर दी हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स ने, देखिए एक छोटी सी मिसाल है, आप ट्रैकिंग क्यों नहीं लगाते उन गाड़ियों के अंदर जिससे पता चल सके कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है और कितना ट्रैवल कर रही है? लेकिन कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर। बड़ी ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है। आपने जो है खुराक की कमी का इम्कान का भी इजहार किया है। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने ये ख़बरदार किया है एक रिपोर्ट में। ये अमीन अहमद साहब हैं DonNews.tv के, उन्होंने कहा है कि सितंबर और दिसंबर के दरमियान 85 लाख से ज़्यादा अफराद को शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करना पड़ेगा। देखिए, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की आप इस टाइम देखें ना, हम इंपोर्ट क्या क्या करते हैं खाने पीने की चीज़ें। इस साल भी हमने गंदम इंपोर्ट की है, अगले साल भी गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे तो आप कहाँ से गंदम इंपोर्ट करेंगे? दूसरा, पाकिस्तान में लोगों ने, और मैं देखने वालों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करें, पाकिस्तान में भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं उन्होंने अपनी गंदम को डंप करना शुरू कर दिया और स्टोरेज करनी शुरू कर दी है। वो मार्केट में उसको लेकर नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें भी तवक्को है कि कीमत उसकी बढ़ जाएगी। हम पल्सेस इंपोर्ट करते हैं सर, हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं जिससे हम जो है वो घी और कुकिंग ऑयल बनाते हैं। तो ये बुनियादी खाने पीने की चीज़ें हमारी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस है इनकी। डॉलर्स नहीं होंगे, ये चीज़ें कैसे आएंगी? गंदम की इस दफ़ा क्रॉप तो अच्छी हुई है, तो अच्छी हुई है लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट से कम है। देखिए, पाकिस्तान की जो कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है वो कुछ 30 मिलियन टन है। चूँकि एक और भी प्रॉब्लम है, हम अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी उसकी स्मगलिंग भी होती है और वो वैसे भी जाती है। उस बॉर्डरिंग एरिया को भी ठीक करने की ज़रूरत है। जो उनको हमने गंदम भिजवानी है वो एक्सपोर्ट करें, बजाय इसकी कि हम उन्हें भिजवा दें और उसके बदले में कोई डॉलर्स भी हमारे पास ना है। ये चलिए रुपयों में ही हमारी उनके साथ तजारत है तो उसी में करें, लेकिन फॉर्मल सेक्टर के जरिए। क्विकली लेट्स होप कि अगर IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है जून से पहले, तो इसके मस्बत असरात क्या होंगे फौरी तौर पर? देखिए, कितना मार्जिन, कितना टाइम मिलेगा पाकिस्तान को? मैं ये समझता हूँ कि एक ब्रीदिंग स्पेस हमें फॉर टाइम बीइंग मिल जाएगा। कितने अरसे के लिए? आप ये देखें कि हमारी अगले साल की जो एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट है वो $25 बिलियन की है। तो अगली हुकूमत जिसकी भी आए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। उसके अलावा फौरी तौर पे हमारे पास कोई हल नहीं है। लेकिन हमें कुछ थोड़ा सा अपना जो तर्ज ज़िंदगी है, और ख़ासकर जो पाकिस्तान की लीड है, उनको अपना तर्ज ज़िंदगी में सादगी लानी पड़ेगी। अब ये अयाशियाँ कि हम डेफिसिट ज़्यादा करें और हर चीज़ उनकी इम्पोर्टेड आए, ये ज़्यादा अरसे तक इसको सस्टेन नहीं रखा जा सकेगा। बेशक तर्ज ज़िंदगी और तर्ज फ़िक्र और तर्ज अमल, इन सब में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बैक टू होम, वही सियासत और अदालत, उसमें कुछ दिलचस्प मामलात हो रहे हैं, उस पर ही बात करेंगे। और हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार।
पाकिस्तान की मईशत का नज़ारा तो आपने देख लिया। सैयद मेहताब हैदर थे हमारे साथ। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल करीम सिद्दीकी ने, और सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी ने भी हमें ज्वाइन किया है। रज़ा रूमी साहब, सबसे पहले तो इमरान खान साहब का बयान आया है, और हर तकरीर, हर बयान में नए खदशात, नए खौफ का वो इजहार करते हैं। और जो नया खदशा अब उनकी तरफ से आया वो ये कि एक नई पार्टी बनाई जा रही है। यानी तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को अब ये खदशा है कि अब PTI के बाद अब एक और पार्टी बनाई जा रही है। तो ये जो खदशात हैं नई पार्टी के, ये हमेशा से हर चेंज ऑफ गवर्नमेंट के बाद रहे हैं, मगर ये हमारी एक तारीख भी है और इसे कोई झुटला नहीं सकता कि नई पार्टियां हमेशा बनती भी रही हैं, बनाई जाती भी रही हैं। तो क्या इमरान खान साहब 100% गलत हैं या कुछ ना कुछ दुरुस्त भी हैं? जी, देखिए, इमरान खान साहब सही कह रहे हैं कि बिल्कुल तैयारियां हो रही हैं। आप सबके इल्म में है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो हरकत में आ चुके हैं। उन्होंने अपना दफ्तर खोल लिया है, उसको एक्टिव कर लिया है। उनके तैयारे में तेल वगैरह, उसकी सफाई और उसकी जो है वो घूमने फिरने की जो वक्त है वो अब आ चला है। 100 से जायद साबिक MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स जो है वो उनसे उनकी मुलाकातें हुई हैं, और जो बाकी लोग जो छोड़कर जा रहे हैं PTI को, उनसे भी वो बातचीत करें। तो ये अब बिल्कुल क्लियर है कि एक नया सियासी ग्रुप जो है वो जहांगीर तरीन साहब की सरबराही में उभर रहा है। क्या वो अलग पार्टी बनेगी या वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करेगा, ये भी देखना कबल इस वक्त है। खान साहब को इसका बड़ा अच्छी तरह इल्म है, क्योंकि 2018 में और 17 में वो इसका पूरा हिस्सा थे। उनको पता था कि ये काम कैसे होता है। जनरल फैज जब उनके लिए बंदे तोड़ तोड़ के और जहांगीर तरीन साहब का तैयारा घूम घूम के उनकी हुकूमतें बनवा रहा था, उनकी पार्टी के इलेक्टेबल्स को वो कर रहा था, तो उनसे बेहतर कौन जाता है खान साहब से। इसी वजह से वो ये साइंस रीड कर रहे हैं। और बड़ी अफसोस की बात है कि काश कि उस वक्त खान साहब जो है इस तरह की जो इंजीनियरिंग का हिस्सा ना बनते, तो आज उनके पास मॉरल हाई ग्राउंड होता। लेकिन वो मसला ये है कि वो उसका बने उस पूरे काम में, तो वो ये भूल गए जो उनकी पार्टी बनवा रही थी वो वही उनकी पार्टी तोड़ेंगे भी, या तोड़ सकते हैं कम से कम, और वही हो रहा है। और तो इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। बाहर क्या है, ये सारी चीज अफसोसनाक है, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि ये उस वक्त भी गलत था और आज भी गलत जी, है। बिल्कुल दुरुस्त बात की। खान साहब का हाई मॉरल ग्राउंड होना चाहिए था। बस करीम सिद्दीकी साहब, मीडिया का, सहाफ़ियों का, हम तज्ज़ियाकारों का क्या हाई मॉरल ग्राउंड होना चाहिए अब, जबकि एक बार फिर बज़ाहिर एक सियासी इंजीनियरिंग अरूज पे है, और जहांगीर तरीन जिनको इस्तेमाल करके इमरान खान को इक़्तिदार दिया गया था, अब खुद जहांगीर तरीन की क़यादत में बज़ाहिर नई पार्टी बन रही है। तो आपके ख्याल में इंटेलिजेंशिया को, हमें सहाफ़ियों को, तज्ज़ियाकारों को जो राय बनाते हैं, हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए जहांगीर तरीन के हवाले से? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, बात यह है कि दो तीन चीज़ें तो है ना कि सियासत करना तो सबका हक है, सियासी जमात बनाना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अच्छा, अब वो सियासी जमात बन कैसे रही है? क्या इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से बन रही है, या अपने तौर पर एक इंडिजिनस जो है वो है, सारा कुछ है? अब आपके ख्याल में क्या है? जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट, हम तो पहले भी बात कर रहे थे कि एक और किंग्स पार्टी जो है वो तश्कील दी जा रही है, क्योंकि जो हमारी मौजूदा सियासत का ढांचा है उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट बगैर एक पॉलिटिकल पार्टी के मेरा ख्याल है कि नहीं रह सकती है, क्योंकि उसके जो इंटरेस्ट हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उनको सेफ गार्ड करना चाहिए, वो फाइनेंशियल हों, वो सिक्योरिटी के हों, वो कोई दूसरे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए और क्या कहना चाहिए? हम तो फैक्ट्स बयान करेंगे ना, और जो बाकी तो फैसला आवाम ने करना है कि भी वो किसको वोट देते हैं। नहीं, आइन और कानून के तनाजुर में अगर देखा जाए, मतलब आइन और कानून के तनाजुर के अंदर अगर आप बात करेंगे ना, तो फिर आइन और कानून के तनाजुर के अंदर ये भी देखें कि जब जहांगीर तरीन इमरान खान के लिए वो सहूलतकारी फराहम नहीं कर सकते थे कि उन्होंने अपनी ATM बंद कर ली थी या हो गई थी उनकी, तो फिर जहांगीर तरीन के साथ इमरान खान ने क्या सलूक किया? अगर आप मोरालिटी की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं PTI के अपने अंदर, तो इमरान खान साहब की मोरालिटी और एथिक्स क्या रहे मुख्तलिफ अदवार के अंदर, ये भी आप देख लीजिए। अच्छा, अब इमरान खान साहब, क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉस्चर लेके
अभी तो फिलहाल कुछ और तरह से क्योंकि मामलात हैं, कोई एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन की सोच है उनकी? मेरा ख्याल है कि अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे तो फैक्ट्स के तनाजुर में आप और मैं, कम से कम मैं तो नहीं कह सकता, आप उनको जमहूरी मानते हो तो मानते हो। नहीं, आज ही इमरान खान का बयान है, मैं पढ़ देता हूँ आपकी आसानी के लिए। फौज का हुक्मरानी में कोई लेना देना ना रहे, ये सोचना भी अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है। तो क्या मैं और आप अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं या नहीं? तो ये तो अपना इमरान खान साहब ने पता नहीं कौन सी जन्नत बनाई हुई है। तो ये तो बात है। अब भी जो मौजूदा सेटअप है, अगर इसके पीछे से हाफिज साहब की सपोर्ट जो है वो निकाल दी जाए तो आपको पता लग जाएगा कि पानी और दूध का दूध और पानी का पानी। किसके पीछे से? ये मौजूदा सेटअप जो है, पीडीएम अच्छा, इत्तेहादी हुकूमत जो है, इसके पीछे से। तो मतलब है कि आपको बहुत सारी चीजें फिर एक दफा नजर आ जाएंगी। तो वो जो पलड़ा है वो बहुत भारी है। वो अगर अदलिया के साथ हो तो फिर अदलिया बहुत ताकतवर होती है, जब वो पॉलिटिशियंस के साथ हो तो फिर पॉलिटिशियंस और पार्लियामेंट जो है ना, लगता है कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। लेकिन इस सारी सिनारियों के अंदर मतीउल्लाह जान, एक और एस्पेक्ट भी आपको देखना और ढूंढना पड़ेगा, और वो ये कि इसका अगर कोई नई किंग्स पार्टी जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में बनती है तो उसका ज़्यादा फोकस जो है जनूबी पंजाब के अंदर है। अब वो जनूबी पंजाब की जो पॉलिटिक्स है वो ओवरऑल पंजाब की पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब करती है या उसको जो है ना एक शेप देती है। तो उसमें जो सबसे बड़ा जिसका स्ट्रॉन्ग होल्ड था या स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब जो है अब आहिस्ता आहिस्ता खिसकता चला जा रहा है जब से जनूबी। अच्छा देखिए ना, तो अब ये देखना होगा कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अलाइनमेंट जो है वो जनूबी पंजाब में बेहतर है। तो मेरा ख्याल है कि अब जो है इमरान खान साहब के साथ साथ जो हुकूमती इत्तेहाद का बड़ा पार्टनर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके भी घबराने का वक्त हुआ चाहता है। चलें बहरहाल, अब जहांगीर तरीन का मुकाबला जो है इमरान खान साहब के साथ होगा या फिर नवाज शरीफ का मुकाबला जहांगीर तरीन के साथ होगा, ये भी अब देखने की बात है। मगर नई डेवलपमेंट्स कुछ हो रही हैं जो अदालती महाज के ऊपर। रज़ा रूमी साहब, मैं ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान आपको सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद आपकी तरफ आते हैं। हम चाहते हैं अदलिया के साथ कन्फ्रंटेशन ना हो, अदलिया की इज्जत करें। हमें तो कह रहे हैं कि डिक्टेट ना करें, लेकिन वो एप्लीकेबल जो है अदलिया पे भी है, सुपीरियर जुडिशरी पे है कि वो भी किसी और अदारे को डिक्टेट ना करें। हम चाहते थे वन मैन शो का जो है तासुर सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो, वो उनकी तबाह नाजक पे नागवार गुजरा। इस किस्म की जो है वो दो नंबरी नहीं देखी। आप सबसे बड़ी कुर्सी इंसाफ की जो है उसके ऊपर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। ऐसे तनाजात जो हैं जिनमें आपकी जात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है मुलव्वस है या एक्यूज्ड है, आप उस पर किस तरह बैठ सकते हैं? ये रवायात जो है काबिल फख्र नहीं होंगी, ये रवायात जो है काबिल शर्म होंगी। रूमी साहब, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि इस किस्म की दो नंबरी नहीं देखी। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा इख्तिसार से काम ले रहे हैं, पूरी सच नहीं बोल रहे, क्योंकि 75 साल तारीख में तो इससे बड़ी बड़ी दो नंबरियाँ जो हैं हमारी अदलिया में देखी गई। और सबसे बड़ी दो नंबरी अगर कहा जाए कि वो अदालती कत्ल था जो एक वज़ीर आज़म का किया गया जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में, और वो फैसले थे जो फ़ौजी आमरों को जायज़ करार दिए गए। और तो इससे बड़ी दो नंबरी क्या माजी में नहीं थी? क्या ख्वाजा आसिफ थोड़ा इख्तिसार से काम नहीं ले रहे थे? जी जी बिल्कुल ले रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई 1950 से। देख लीजिए, जस्टिस मुनीर के फैसले देख लें, और आपने भुट्टो साहब का जो कत्ल है अदालती, वो तो पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बाब है। और इसके अलावा 1990 की दहाई में देखिए जिस तरह से होता रहा, ब्रेजनली 2 बार जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत को बरतरफ किया गया तो दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हाँ वो बिल्कुल ठीक था। अखबारी तराशों को एविडेंस के तौर पर यूज किया गया। अंदाजा करें दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि न्यूज रिपोर्ट्स जो होती हैं वो एविडेंस बन जाएं। मतलब ये एविडेंस की भी, लॉ ऑफ एविडेंस की अर्जियां थी, बिखेरी गई। और फिर दूसरे जो थे, नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया गया एक बार, वही कोर्ट थी, उन्होंने कहा कि घी के चिराग जलेंगे। तो ये हम देखते आए हैं, ये कोई नया वाकया नहीं है बात। लेकिन इस बार जो मसला ये हो रहा है कि इस बार मसला सीरियस इसलिए है
कि जो हमें जो तनाव है और जो टेंशन है इदारे के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि पहले भी होती होगी लेकिन इस तरह से वो खुलकर सामने नहीं आती थी, और दूसरा जो पार्लियामेंट का भी जो उस पर रवैया, देखिए ना, ये जो रविश इख्तियार की है मौजूदा गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ने कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे। अब देखें ना, ये एक बड़ा खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। मतीउल्लाह जान साहब, आप तो माशाल्लाह मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं, अदालती तारीख को भी रिपोर्ट करते हैं। रजा रूमी साहब, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा हुक्म नहीं मानेंगे, ये बात है? 3-4 का या 2-3 का? नहीं, देखिए बहुत से सवालात भी हैं वैसे। हाँ, नहीं, बात ये कि कल को कोई और पार्टी की गवर्नमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, वो पार्टी भी कहेगी हम नहीं मानते। रूमी साहब, आपने खुद माना कि प्रिंसिपल हो कि मेजॉरिटी प्रिंसिपल जो है उसको अगर आप डिनाई करेंगे तो फिर तो नहीं मानना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। हाँ, नहीं, वो जी मतीउल्लाह जान साहब, आपने खुद कहा कि 75 साल में इससे बड़ी 2 नंबरियां होती रही हैं, तो फिर क्या ऐसी 2 नंबरियों का मुकाबला और मज़ामत नहीं करनी चाहिए? अगर पहले नहीं हुई तो क्या अब भी नहीं होनी चाहिए मज़ामत इस 2 नंबरी की? नहीं, मज़ामत बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, जो तरीकाकार इस वक्त लेजिस्लेशन के थ्रू अपनाया जा रहा है वो दुरुस्त रिस्पॉन्स है, लेकिन बात यह है कि आप बहुत सारे ऑर्डर्स जो है या वर्डिक्ट्स जो है उनको अगर आप एक प्रेसिडेंट बना देंगे कि वो नहीं मानेंगे अपनी पसंद का वर्डिक्ट, तो फिर कल को ये दोबारा से होगा। यू सी, दैट्स द प्रॉब्लम है। मसला ये है कि, और है पेचीदा है, मैं कयूम सदीकी साहब की बात को भी मानता हूं कि वो मेजॉरिटी वर्डिक्ट है या माइनॉरिटी वर्डिक्ट है, लेकिन देखिए उस पर भी क्लैरिटी नहीं है। उसके भी ऊपर भी वो एक मौकफ है हुकूमत का, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, 3 मेंबर बेंच जो है, वो बज़िद है कि उन्हीं का फैसला जो है वो, चले उसके ऊपर भी अभी फैसला जो है वो हो जाएगा नजरसानी के मरहले पे। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर भी बहस अभी जारी है कि 14 मई की जो तारीख दी थी वो आईनी तौर पे दुरुस्त थी या नहीं, अभी नजरसानी के मरहले पे है, वो कोई हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं था। बट एनीवे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने पहले तो सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पे एतराज़ किया था कि वो अपनी सास की ऑडियो लीक्स जो हुई थी उनका जायज़ा लेने वाले कमीशन को काम से उन्हें नहीं रोकना चाहिए, उनको बेंच पे नहीं होना चाहिए। अब साथ में 2 मजीद जजों के ऊपर भी बाकायदा तहरीरी तौर पे एतराज़ कर दिया गया है। वो जजेस कौन हैं और किस वजह से एतराज़ हुआ है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। कल जबकि ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से दरख्वास्तों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी किया था उस पर मज़ीद समाअत होनी है, तो आज के दिन वफाकी हुकूमत की तरफ से तहरीरी तौर पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके 2 साथी जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर भी एतराज़ कर दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तो सास साहिबा की मुबैना ऑडियो टेप का मामला था जिसका वो कमीशन जायज़ा ले रहा था, और हुकूमत कह रही थी कि चीफ जस्टिस को उस बेंच पर नहीं होना चाहिए जिस बेंच ने उस कमीशन की आईनी हैसियत का जायज़ा लेना है। और मगर आज जस्टिस एजाजुल एहसन पर भी एतराज़ किया गया है, और करीम सदीकी साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन पर यह एतराज़ है कि वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के साथ उस बेंच पे मौजूद थे जिस बेंच के सामने CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर का केस लगाने के हवाले से वो ऑडियो टेप की गुफ्तगू सामने आई थी जिसमें परवेज़ इलाही और आबिद ज़ुबैरी जो कि इस केस में दरख्वास्त गुजार भी हैं उनकी गुफ्तगू थी। तो इसलिए जस्टिस एजाजुल एहसन को भी इस केस को नहीं सुनना चाहिए। और जस्टिस मुनीब का जो हवाला था वो चीफ जस्टिस की सास साहिबा जो हैं माजबी नून और राफिया तारिक की जो राफिया तारिक जो अहलिया हैं ख्वाजा तारिक रहीम की, उनके दरमियान गुफ्तगू के दौरान राफिया तारिक ने ये कहा था कि मैंने तो उमर को भी मैसेज भेजे, यानी चीफ जस्टिस को, और मुनीब को भी मैसेज भेजे, और उन्होंने मुझे जवाब में मैसेज भेजा कि वो दांतों में उंगलियां दबा लेने वाला इमोजी भेजा था। तो इसलिए मतलब ये लोग भी वो किरदार हैं जिनके ऊपर उन ऑडियो टेप्स में बहस हुई। क्या ये हुकूमत का इन 3 जजों पे एतराज़ जो है इसका आप समझते हैं इसका जवाब बनता है? मेरा ख्याल मतीउल्लाह जान साहब बिल्कुल बनता है, क्योंकि एक मामला जो इंक्वायरी कमीशन के सामने है, ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका कोई ना कोई ताल्लुक जो है वो वहाँ पे बनता है।
तो जो जुडिशल प्रोप्राइटरी डिमांड करती है वो तो यही था कि ये चीफ जस्टिस जो है बेंच की तश्कील ज़रा मुख्तलिफ अंदाज के अंदर कर देते जिसमें खुद ना होते और ये 2 जज साहिबान ना होते, क्योंकि ये ऑब्वियस सवालात जो हैं वो उठ के आने थे। लेकिन जैसा कि अपने ऑर्डर के अंदर और अपने रिमार्क के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो दरअसल 175 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अदलिया की आज़ादी जो है उसके अंदर इंक्रोचमेंट है, तो वो सवाल तो बाद में आएगा कि मेरा इंटरेस्ट बनता है या नहीं बनता, लेकिन एज ए प्रोटेक्टर और डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अपने इंस्टीट्यूशन के मुझे ये फरीज़ा अदा करना था। तो वो उस हवाले से उन्होंने एक स्टे ऑर्डर तो जो आपको पता है कि जारी कर ही दिया है, और ये चीफ जस्टिस ने जारी किया अपने हाथ से लिखे हुए हुक्म से अपनी सास। हम कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ने अपनी सास के हक में ये स्टे ऑर्डर जारी किया। कैन वी से दिस? मेरा ख्याल है कि इसके अलावा और कोई आपके पास अगर चॉइस है तो वो मुझे बता दीजिए। देखें, क्योंकि वो बात वहीं पे आ गई ना कि आबिद जुबैरी साहब एक ऐसी गुफ्तगू को कह रहे हैं कि ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, तो उस प्रिविलेज कम्युनिकेशन का तिया पांचा तो इंक्वायरी कमीशन ने कर दिया था कि किस किस्म की गुफ्तगू जो है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आती है और किस किस्म की नहीं। अगर जज को रिश्वत देने की बात हो रही है या बेंच फिक्सिंग की बात हो रही है तो ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन तो नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी उसको रिकॉर्ड कर सकता है, वो भी एक मजिस्ट्रेट की कानून के मुताबिक रिकॉर्डिंग वो सारी दूसरी बात है ना मतीउल्लाह जान साहब, वो बिल्कुल सारी बात आपकी ठीक है। तो उसी के अंदर अब मसला ये है कि आया कल क्या होगा। कल मेरा ख्याल है कि उमर अता बंदयाल साहब जो है वो इस बेंच से उठ जाएंगे। अच्छा। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे अरसलान इफ्तिखार के केस के अंदर हुआ था कि एक हेयरिंग के अंदर बैठे थे इफ्तिखार चौधरी साहब और फिर अगली हेयरिंग के अंदर जब इरफान कादिर साहब ने एतराज किया, 1-2 हेयरिंग में बैठे थे और फिर तीसरी में जा। रूमी साहब क्विकली जस्ट वन लाइनर, क्या देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो पीछे हटेंगे? क्योंकि नज़रसानी के हवाले से जो नया कानून पार्लियामेंट लाई है जो कि अपील की तरफ सुनी जाएगी, उस पर तो चीफ जस्टिस ने बज़ाहिर सर तस्लीम खम किया है। देखिए, बात यह है कि आसार यही हैं कि वो बिल्कुल पीछे हट रहे हैं। जिस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है और जिस तरह से एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त और एक क्लियर पर्सपेक्टिव सामने आया है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें बेजा किस्म की कॉन्फ्रंटेशन। मगर क्या ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसा क्लियर व्यू आना चाहिए था जुडिशरी के लिए या किसी के लिए भी? देखिए, आना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। बिल्कुल क्या आना नहीं चाहिए किसी भी सूरत, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आया करता है जनाब, सही, यहाँ पे आया करता है, सिग्नल्स जाते हैं आते हैं। कहा इमरान खान साहब ने कहा है जी नामालूम कॉलों से जजों को वो जो है नामालूम नंबरों से कॉल्स जा रही हैं, तो ये रियलिटीज है ना। पहले खान साहब के लिए जाती थी, अब किसी और के लिए जा रही हैं, अब किसी और के लिए जा रही हैं। देखिए ना, रियलिटी एक चीज होती है, हमारा काम दोनों चीजें होती हैं। जो रियलिटी है उसको भी देखें और जो होना चाहिए उसकी भी बात करें। तो होना वैसा चाहिए, लेकिन जो है सो है। होना तो बहुत कुछ चाहिए, मगर जो है सो है। और सहाफ़ी प्रोग्राम में भी मुझको होने ने ना में होता तो क्या होता। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही। कल एक बार फिर आपको बताएंगे कि फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो इस केस को सुनते रहेंगे या नहीं। एक छोटी सी दोबारा कल आपसे मुलाकात करेंगे।